नवदृष्टि आइस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में संवैधानिक विकास शुरू किया था पॉलिटी सेक्शन में। तो इसी क्रम में हम लोगों ने पीछे अध्ययन किया कि जो भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चली उसको हम दो भागों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। एक पार्ट वो है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास क्रम को बताएगा। पार्ट बी में हम लोग अध्ययन करेंगे 1858 से जब क्राउन भारत पर शासन स्थापित कर लेता है अपना, उसके पश्चात का जो विकास है 1935 तक। तो इसी क्रम में पार्ट ए में हम लोगों ने जो पहला टॉपिक लिया है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई वो 1757 में 23 जून 1757 को बेसिकली प्लासी के जो विजय मिली थी अंग्रेजों की प्लासी के मैदान में, उसके बाद उन्होंने आपराधिक शासन स्थापित किया। पिछले भी लेक्चर में मैंने ब्रीफ भी किया था कि उसके बाद उन्होंने 1765 में पुनः बंगाल पर द्वैत शासन स्थापित किया और इस सारे तामझाम को उन्होंने समेटने का काम किया 1772 में, जब उन्होंने बंगाल पर अपने प्रत्यक्ष शासन की स्थापना का निर्णय लिया। जैसा कि हम जानते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल के गवर्नर का पद संभाला और उसने तमाम शक्तियां जो बंगाल की थी अपने हाथों में ले लिया और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष शासन शुरू होता 1772 में। तो जो 1772 में शासन आरंभ हुआ तो उसमें कंपनी के हालात बड़े अच्छे नहीं थे। एक तरफ तो लगातार भारत में चलने वाले युद्धों के नाते कंपनी घाटे में चल रही थी और दूसरी तरफ उसके सामने ये संकट था कि अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला तो उसे आगे अपनी कार्यवाहियां जारी कर रखना बड़ा मुश्किल था। और दूसरी तरफ हम देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक बहुत बड़ा काम कर रही थी। अगर हम उनके अपने संदर्भों में अगर हम बात करें तो भारत जैसे एक समृद्ध देश में एक बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था जो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो वहाँ की जो गृह सरकार थी उसके समक्ष इन्होंने आवेदन किया 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का। अब आप जैसा कि जानते हैं हर देश का एक अपना संघीय बैंक होता है, फेडरल बैंक होता है। ऐसे इंग्लैंड में क्योंकि वो संघीय व्यवस्था तो नहीं है लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड है जो वहाँ का मुख्य बैंक है, सरकार का बैंक है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के समक्ष इसने 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग की डिमांड किया, लोन की डिमांड किया, कर्ज की मांग किया। लेकिन चूंकि कंपनी ये जान नहीं थी कि अगर उसकी खस्ता आर्थिक हालात की सूचना बाहर चली जाएगी तो उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनके मन में नेगेटिविटी के भाव आएंगे और परिणाम ये होगा कि बाजार में उनकी क्रेडिट डाउन होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ तो ये चाह रही थी कि बाजार में उसकी क्रेडिट भी डाउन ना हो, उसके शेयर के दाम ऊंचे बने रहें, और दूसरी तरफ ये भी चाह रही थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड उसे 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग लोन करे ताकि वो अपनी कार्यवाहियों को आगे जारी रख सके। इन्हीं परिस्थितियों में चूंकि उन्होंने जब आवेदन किया तो इंग्लैंड की मीडिया में एक खबर छपी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का आवेदन किया है लोन के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के समक्ष। और दूसरी तरफ इसी समय एक खबर आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, उसने 10% डिविडेंड, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको लाभांश का वितरण किया। यानी कंपनी क्या दिखा रही कि हमारी जो स्थिति है, माली हालत है वो बेहतर है और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है इस समय। तो 10% के उन्होंने लाभांश या डिविडेंड वितरित किया था अपने शेयर होल्डरों को। तो दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ तो कंपनी ये बता रही बैंक ऑफ इंग्लैंड को कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हमें 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग लोन किया जाए, और दूसरी तरफ वही कंपनी 10% डिविडेंड बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को। तो दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये मुद्दे उछले। जो सांसद थे उन्होंने न्यूज पेपर लहराए वहां पर कि जब कंपनी की हालत इतनी अच्छी है कि 10% डिविडेंड बांट रही है तो उसे लोन की फिर क्यों जरूरत है। जो कंपनी के विरोधी थे वहां पर, जो तमाम अलग इंटरेस्ट ग्रुप थे, उनको ये बात लग रही थी। दूसरे तरफ जो रियलिटी है जिसके नाते इंग्लैंड आप जानते हैं महान बना, भारत जैसे देश उसके आधिपत्य में आए, तो जो प्रबुद्ध सांसद थे जो बैलेंस वे में सोच रहे थे, उनका ये कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है और इस नाते उसको जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे बाहर निकाला जाना चाहिए। अब संसद में चूंकि इस तरीके की बातें उठने लगी तो संसद ने एक समिति का निर्माण किया जो जांच करके ये देखे कि कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है। तो एक सिलेक्ट कमेटी का गठन हुआ और उसने देखा, जांच करके ये पाया कि वास्तव में कंपनी की आर्थिक हालात अच्छे नहीं है।
लगातार युद्धों में लगे रहने के नाते कंपनी की माली हालत खराब हो चुकी है और उसे बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर उसे लोन नहीं मिला तो आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी अपने प्रोसेस को, तो इस नाते उसे लोन मिलना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहा गया कि कंपनी अपनी क्रेडिट को बचाने के लिए 10% का जो डिविडेंड बांटा है, अगर वो परिस्थितियों की नजाकत को देखते हुए देखा जाए तो ये साफ दिखाई देता है कि कंपनी ने कोई इतना बड़ा गलत काम नहीं किया है। अपनी साख बचाए रखने के लिए उसने डिविडेंड बांटा है, लेकिन उसकी स्थिति खराब है। लेकिन जो कंपनी एक बहुत बड़े साम्राज्य का फाउंडेशन इंडिया में रख रही है, इस नाते उसे लोन मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का आगे उससे बड़ा हित सधेगा। तो इस नाते उन्होंने ये कहा कि कंपनी तो 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग मांगी है, 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग में उसके जो पुराने बकाया है, लोन है, वो सब ही केवल उनका ही भुगतान कर पाएगी कंपनी, जो देनदारियां हैं। तो उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि कंपनी को 12 लाख पाउंड स्टर्लिंग लोन दिया जाना चाहिए, सैंक्शन किया जाना चाहिए। तो अब बात यह आई कि कंपनी को आप इतना बड़ा लोन देने जा रहे हैं, लेकिन उस कंपनी पर हमारा संसदीय नियंत्रण क्या है? कंपनी की शासन व्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार का क्या नियंत्रण है? क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट जनता की प्रतिनिधि है, तो उसका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन मिलना था उसे और बड़ा लोन मिलना था। तो एक मौका मिल गया वहां पर पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण लगाए। और आप जैसा कि जानते हैं 1772 में कंपनी ने डायरेक्ट रूल अपने हाथों में लिया था इंडिया का, और 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया भारत में कंपनी के मामलों को, अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए। इसी नाते इस एक्ट का नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट एक ऐसा अधिनियम था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, जिसका उद्देश्य यह था कि भारत में कंपनी के मामलों को कैसे सुव्यवस्थित ढंग से विनियमित किया जाए, ताकि कंपनी संसदीय नियंत्रण के अधीन कुछ हद तक भारत में अपने कार्य को आगे बढ़ाए। और चूंकि जो सॉवरेंटी है, चूंकि कोई भी कंपनी जिस देश से जुड़ी होती है उस पर उसकी सॉवरेंटी होती है, तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड की सॉवरेंटी थी, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट सॉवरेन है, तो उसको नियंत्रण लगाने का अधिकार भी बनता है। संप्रभु को हमेशा अधिकार बनता है। तो इस नाते संप्रभुता के अधिकार का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट या विनियम करने वाला अधिनियम पारित किया 1773 में। इस अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान आए, इस पर एक निगाह डालते हैं। तो कंपनी के संविधान को इंग्लैंड तथा भारत दोनों में परिवर्तित कर दिया गया इसके द्वारा। यानी अगर हम पहली बार देखें तो भारत में स्थापित विधियों द्वारा शासन कंपनी करेगी, ये व्यवस्था किसमें दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट में। दूसरे प्रोविजन में कहा गया वोट का अधिकार। आप जानते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसमें डायरेक्टर चुनने का अधिकार हर एक कंपनी निश्चित करती है कि कितने स्टेक होल्डर यानी कितने वैल्यू का शेयर रखने वालों को वोटिंग राइट दिया जाएगा, जो कंपनी के मामले में अपना मत दे पाएंगे, डिसीजन मेकिंग में अपना मत दे पाएंगे। तो इस संदर्भ में अब कर दिया गया वोट का अधिकार कम से कम जो 1000 पाउंड स्टर्लिंग का शेयर धारण करेंगे उनको दे दिया जाएगा। मतलब जिसके पास कम से कम 1000 पाउंड स्टर्लिंग के कंपनी के शेयर, मिनिमम ये था और इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता था, तो उनको वोटिंग राइट दे दिया जाए। अगली बात आई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 कर दी गई तथा कार्यकाल इनका 4 वर्ष निश्चित कर दिया गया। तो यही कंपनी के जो प्रशासनिक मामले होते हैं और आंतरिक निर्णय होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जो डायरेक्टर्स का, निर्वाचित डायरेक्टर्स का एक समूह होता है जिनका निर्वाचन कौन करते हैं? शेयर धारक करते हैं। तो ये 24 शेयर धारक जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करना, और उनके कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिए गए। अगला है फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी का जो नाम था वो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी था। तो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर को, चूंकि सबसे मुख्य और सबसे महत्व की जो प्रेसिडेंसी थी, आप उस समय अगर ध्यान दें तो 3 प्रेसिडेंसियां इस समय तक थी। एक प्रेसिडेंसी थी बंगाल प्रेसिडेंसी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे बड़ी थी। पिछली क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में अभी के बिहार, झारखंड, उड़ीसा,
वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के इलाके शामिल थे। भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, तो यहाँ के गवर्नर का पद ज़्यादा अहमियत वाला, ज़्यादा महत्व वाला था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कंपनी क्षेत्र का, कंपनी क्षेत्र मतलब जो तीनों प्रेसिडेंसियों का क्षेत्र भी शामिल है उसमें, का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब आप देखेंगे प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही। भारत में अभी 3 गवर्नर अपॉइंट हो रहे थे, कहाँ कहाँ पर? बंगाल में एक गवर्नर, मद्रास में एक गवर्नर, मद्रास प्रांत था, और तीसरा प्रांत कौन था, प्रेसिडेंसी कौन था? बंबई था। तीनों में गवर्नर थे, तीनों को बराबर अधिकार थे युद्ध और संधि संबंधी। लेकिन अब भारत के मामले को किसी एक मुखिया के अंडर रखने के उद्देश्य से फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जैसे एसपी के ऊपर एसएसपी बना दिया जाता है, ताकि वो बाकी दोनों के मामले, जो 2 और प्रेसिडेंसी यानी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के मामलों का अधीक्षण या सुपरविजन कौन कर सके, सुपरिंटेंडेंस कौन कर सके? बंगाल का गवर्नर, जो क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी प्रशासन को कंसोलिडेट करने के लिए जरूरी है कोई एक मुखिया बना दिया जाए। तो इस तरह से बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। और जैसा कि आप जानते हैं वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर था, अब वही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में अपना कार्यकाल खत्म करता है और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में अपना कार्यकाल आरंभ करता है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था, प्रथम गवर्नर जनरल, वो बना वारेन हेस्टिंग्स बना। अब नेक्स्ट इसमें जो व्यवस्था की गई, गवर्नर जनरल को, चूंकि इसको बड़ा जिम्मेदारी दे दिया गया, पूरे भारत के अफेयर्स को गवर्नर जनरल को सुपरिंटेंडेंस में रख दिया गया, यानी वो बंगाल भी देखेगा, मद्रास भी देखेगा और बॉम्बे भी देखेगा। तो जाहिर सी बात है उसके नीति निर्णय निर्माण में और निर्णय में ज्यादा सूझबूझ की जरूरत होगी, और इस सूझबूझ और जरूरत के लिए उसे कुछ परामर्श की जरूरत होगी विशेषज्ञों की। तो इसकी प्रशासनिक कार्यों में सहायता एवं सलाह देने हेतु एक कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई यानी 4+1, यानी एक गवर्नर जनरल हुआ और 4 उसके परिषद के सदस्य हुए। कुल कितने हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? तो 5 हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 4 उसके सदस्य। तो इस तरीके से 5 सदस्य हो गए। अब जो इनका जो सदस्य थे, 4 सदस्य थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इस अधिनियम में सदस्यों का नाम भी मेंशन किया गया, बारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मॉनसन। आप कोड बना सकते हैं, BCFM, इस टाइप से कोड बना लीजिए ताकि याद रहे, पूछा भी जाता रहता है अक्सर। तो 5 सदस्य हो गए कुल, जिसमें से एक गवर्नर जनरल है और 4 अन्य सदस्य हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि गवर्नर जनरल जब इस परिषद में निर्णय की बात आएगी, कार्यकारी परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो गवर्नर जनरल पहले वोट नहीं डालेगा। जब मत विभाजन की बारी आएगी 4 में से, अगर वोट बराबर हो जाएंगे, जैसे 4 में 2-2 हो गया, तो निर्णय कैसे होगा? तो कास्टिंग वोट या निर्णायक मत जिसे कहते हैं, वो मत डालने का काम करेगा गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल पहले वोटिंग नहीं करेगा जब काउंसिल में वोटिंग होगी, बल्कि वो अगर मत बराबर की स्थिति आई, अब ऐसा भी हो सकता है कि 4 सर्वानुमति से एक पक्ष में हो, तो जो भी डिसीजन होगा गवर्नर जनरल को मानना होगा। 3 सदस्य भी इसमें से एक हो गए तो गवर्नर जनरल को मानना होगा। लेकिन अगर 2-2 हो गए, चूंकि 4 है, तो संभावना ये भी बनती है कि 2-2 सदस्य एक साथ हो जाए, तब निर्णय रूप फंस जाएगा, और ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट डालेगा। इस काउंसिल की जो बैठक है उसकी लीगलिटी के लिए, उसके वैध होने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति कम से कम 3 होनी चाहिए थी, यानी किसी समय अगर कम से कम 3 सदस्य बैठेंगे तभी काउंसिल की बैठक लीगल मानी जाएगी। इसको हम कहते हैं गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। ठीक है, हर एक जो निर्णायक सभा होती है, भले हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हों, उसमें भी कोरम निर्धारित है। जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा और लोकसभा के लिए उनकी कुल सदस्य संख्या के 1/10 यानी 1/10% सदस्य होंगे कम से कम, तब कोरम पूरा माना जाएगा, तभी कार्यवाही वैलिड होगी। अगला चीज आप देखें, चूंकि परिषद की बैठक
अब चूंकि इस परिषद में जो निर्णय लिया जाएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिर भी यहाँ देखने की बात है कि परिषद की बैठक तो हमेशा हो नहीं सकती कि जब जरूरत पड़ी तुरंत परिषद की बैठक हो जाए। कई बार ऐसी स्थितियां हो सकती है गवर्नर जनरल के सामने, क्योंकि निर्णायक भूमिका में गवर्नर जनरल ही है, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब उसे अगर ऐसा जरूरत लगे कि परिषद की बैठक अभी तुरंत नहीं हो सकती, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक, और तुरंत कोई विधि हमको या लॉ चाहिए जिसकी नीड है, नेसेसिटी है, अर्जेंसी है, इन्हें तुरंत पास होना चाहिए कोई हो, तो उसके लिए वो क्या ला सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जैसे अभी भी हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर दे दिया गया अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को, वो 1773 के एक्ट में दे दिया गया। ऑर्डिनेंस एक जैसे अभी प्रेसिडेंट जारी करते हैं, गवर्नर जारी करते हैं, वैसे ही अधिकार मिल गया किसको, यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जिसको कहते हैं, अध्यादेश ख्यापित करने का इसे अधिकार मिल गया। और अध्यादेश वैसा ही कानून होता है जैसा कि एक अधिनियम या पार्लियामेंट द्वारा डुली पास किया हुआ और प्रेसिडेंट द्वारा साइन किया हुआ अधिनियम होता है, उतना ही पावर किसका हो जाएगा, ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस किसका हैसियत रखती है, ऑर्डिनेंस एक लॉ का हैसियत रखती है। जैसे यहाँ व्यवस्था थी कि काउंसिल के मेंबर पारित करें उसे और गवर्नर जनरल हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन जाता, वैसे ही अगर विशेष परिस्थितियों में काउंसिल की बैठक संभव नहीं है तो गवर्नर जनरल क्या जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करेगा और वो पूरी तरह से विधि का सारा हैसियत रखेगा। तो यहाँ ऑर्डिनेंस आप मार्क करिएगा, ये काफी महत्व रखता है। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने का अधिकार यहाँ पर इसे मिल गया है। अगला चीज अगर आप देखें 1773 के एक्ट के द्वारा, अब आप जानते हैं जब कोई कानून व्यवस्था आती है तो आप देखते हैं 3 चीजें सरकार के उसमें होती है। पहला विधि निर्माण, जिसको लेजिस्लेटिव टास्क कहते हैं। अब कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल विधि निर्माण का कार्य करेगी। हालांकि फंडामेंटल लॉज अभी भी जो मौलिक विधि, मूल विधि है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है, लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी दिया गया। मूल विधि कौन बनाएगा, ब्रिटिश संसद बनाएगी, तो उसको एग्जीक्यूट करना है। अब विधियां लागू हो रही है, 1773 का एक्ट एप्रोप्रिएटली इन्फोर्स किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसको देखने का काम करेगा। तो एक न्यायपालिका चाहिए थी। लोगों पर कैसे शासन किया जाएगा, शासन के उनके द्वारा उल्लंघन की दशा में शासन के नियमों विनियमों की उनकी सजा क्या होगी, लोग आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे तो उसका निर्णय कौन करेगा, तो यहाँ जुडिशरी की आवश्यकता थी। तो एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था 1773 के एक्ट में प्रोविजन में किया गया और इस सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई। बड़ा ही महत्व रहा इसका। अब आप देखें जो ये विधि है, मतलब किसके द्वारा शासन करेगी, कौन कानून लागू होंगे, तो इसके लिए यहाँ पर बनाया गया कि ये न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी, मतलब इसके निर्णय जो है वो नजीर के रूप में रखे जाएंगे। नजीर का मतलब ये होता है जो आगे के लिए, उदाहरण स्वरूप कि इस केस में ऐसा डिसीजन आया हुआ था तो ये आगे ऐसा इस रूप में लागू होगा। इसकी कार्यवाहियां लिखित रूप में सुरक्षित रखी जाती हैं। इसी का यही मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में अभिलेख न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की क्या रही, 1774 द्वारा स्थापित एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का हैसियत भी इसको प्राप्त। और आगे जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे अपने वर्तमान, तो जो कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड होती हैं इसको कोर्ट की अवमानना संबंधी अभियोजन चलाने का भी अधिकार होता है। यहाँ अगला है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो विधियां उनकी वैधानिकता क्या है, क्या विधियां जो है वो सही तरीके से निर्मित हुई हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार इसको मिला हुआ था, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार इसको मिला हुआ था। तो इस कोर्ट के पास आप देखें एक नए प्रकार की कोर्ट पहली बार भारत में स्थापित हो रही है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो आधुनिक न्याय प्रणाली की स्थापना भारत में करेगी, नींव रखेगी। और यहीं से आप देख रहे हैं न्यायिक प्रणाली विकसित होना शुरू की और अंत में किस रूप में हम पाते हैं न्यायपालिका को, अपने सुप्रीम कोर्ट के रूप में।
ठीक है। तो ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट अभी है, इसका अगर हम बीज रूप देखें तो यहाँ से शुरू होता है, स्थापित विधियों द्वारा कानून शासित होगा, यहाँ से ये प्रक्रिया शुरू हुई। अब सर यहाँ पर एक जो सुप्रीम कोर्ट का गठन रहा, उसमें रहा एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल 4 न्यायाधीश थे इसमें। एक मुख्य न्यायाधीश जो सर एलिजा इम्पे बने। सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने। एलिजा इम्पे, इंपॉर्टेंट नाम है इनका। ये पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजे थे, चीफ जस्टिस। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस बने एलिजा इम्पे बने, और इनके 3 अन्य सहयोगी थे। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट की महत्ता ये है कि ये भारत में कंपनी के शासन को सुचारू ढंग से संचालित करने वाला लिखित विधियों पर आधारित एक संविधान लागू किया गया। हालांकि आप देखें कि ये विधान, ये व्यवस्था जो बनी थी, ये इंग्लैंड से बनी। इस पर भारतीयों का कोई वो नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा कोई मेंबर नहीं बैठता था, और जाहिर सी बात है एक औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ था, जनता की सहमति से नहीं बल्कि बाई फोर्स। तो वहाँ तवज्जो की उम्मीद करना भी जरूरी अच्छा नहीं होगा कि हम उम्मीद करें कि हमारे लोग बैठते और वहाँ कानून बनाते, ऐसी प्रक्रियाएं करते, ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देना है। ठीक है, कि यहाँ पर जो प्रक्रिया चली इस व्यवस्था में, उसमें ये देखेंगे कि यहीं से इंग्लैंड से भारत में कानून बन करके आना शुरू हुए। और दूसरी बात जो है, इसमें कुछ विसंगतियां वगैरह हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले तो स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि ये जो कानून ये बनाए कि उनका शासन कैसे भारत में होगा, किन विधियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, ये वह स्पष्टीकरण नहीं किया गया। क्या इंग्लैंड की विधियां भारत के लोगों पर लागू होंगी? तो आप आगे देखेंगे नेक्स्ट 1781 में इन्हीं तमाम चीजों को क्लियर करने के लिए आगे नेक्स्ट अधिनियम लाया जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट आप समझें, देखें कि किस तरह से भारत में एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में प्रथम चरण के रूप में उपस्थित होता है। तो ये वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट में हम लेते हैं 1781 का।